आज हम क्या करने वाले हैं, फ्लूइड स्टैटिक। तो फ्लूइड स्टैटिक में पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ, बाइंड फोर्स या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड, पानी की सतह पर या पानी में बैठे दो पॉइंट है, सेम हाइट, सेम फ्लूइड, सेम प्रेशर, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट, मॉडिफाइड स्टेटमेंट। मान लो खूब सारे मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में ऐसे करके बंद, इन सब मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी। अब आपने क्या किया, आपने ऐसे करके ऊपर से फोर्स लगाकर इस पिस्टन को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की। कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आपने कम कर दी तो उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा। तीनों वर्टिकल फोर्सेस हैं तो जो भी एंगल आएगा ना तीनों में सेम आएगा। हेलो 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 एवरीवन, तो मैं हितेश शर्मा फिर आपके सामने फ्लूइड स्टैटिक का एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आपके सामने आ गया हूँ। तो अब इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी जानेंगे। और सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फ्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यूट्यूब एक माध्यम है, मगर यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आप इस लेक्चर को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे कंटेंट जो स्टडी रिलेटेड है वो वहाँ पर अवेलेबल है बिना डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, ओके। तो बिना डिस्ट्रैक्शन के आप वहाँ जाके देखें, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है। अगर आपको ऐप के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चे इस ऐप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला की ऐप बहुत ही फैसिनेटिंग ऐप है, तो जाएं और इस लेक्चर का आनंद लें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, फ्लूइड्स का पहला लेक्चर है, एक और लेक्चर होगा। तो क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक में पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। पास्कल एक बड़े सही मैथमेटिशियन, पास्कल्स ट्रायंगल शायद आपने सुना हो। ठीक है, एक उन्होंने ट्रायंगल दिया था डिजिट्स का बना के, और उसका बहुत एप्लीकेशन है अगर आपने मैथ्स थोड़ा भी पढ़ा हो तो। ठीक है, तो प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ के बाद हम करेंगे बाइंड फोर्स या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्पेलिंग हो सकती है गलत हो जाए दोस्तों, माफ करिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, एंड इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड, एक्सेलरेटेड कंटेनर, कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। ओके, कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। ठीक, तो ये तीन टॉपिक्स, ये तीन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। आई विल बी ब्रीफ इन एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, ठीक है, तो हम काफ़ी शॉर्ट में आपको थ्योरी बताएंगे, मगर हाँ सारी बातें बताऊंगा। आई विल बी क्विक। ठीक है, थोड़ा फास्ट होऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय किसी भी और चीज़ में। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले फ्लूइड, फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो। ठीक है, फ्लूइड इज नो शेप, फिक्स शेप, ठीक है, विच कैन फ्लो इजीली, विच कैन फ्लो इजीली। मतलब मॉलिक्यूल्स में कनेक्शंस तो हैं मगर वो कनेक्शन बहुत रिजिड नहीं है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इधर 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 ऐसे ऐसे इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड इज दिस। हमारी फ्लूइड में दो अजम्पशंस होंगी, इस पूरे पार्ट में चलेंगी। इनकम्प्रेसिबल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी है वो ना के बराबर बदलेगी। सच्चाई तो यही है, ना के बराबर बदलेगी, मगर हम मानेंगे नहीं बदल रही। ठीक है, ओके। सो द सेपरेशन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम, सो डज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। और नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस समझें तो नो फ्रिक्शन लाइक फोर्सेस, नो फ्रिक्शन लाइक
फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन था नो टेंजेंशियल फोर्सेस, नो टेंजेंशियल फोर्सेस। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट हुआ करता था जो सरफेस के पैरेलल लगता है, जो कांटेक्ट के पैरेलल लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। दो एटम्स, दो बॉडीज के एटम्स मिले, अब इन एटम्स में आपस में धक्का मुक्की लग रही है। अब उन धक्का मुक्की का जो रिजल्टेंट वो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है। अब उस टेढ़े मेढ़े रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग, दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस के अलोंग आता है उसको फ्रिक्शन बोल देते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर आता है उसको नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, होपफुली मेरी बातें सेंस करें। नो टेंजेंशियल फोर्स, नो टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब काम की बात क्या है? जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड कैन ओनली अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस, अप्लाई normal forces, normal forces to the surface in contact, to the surface in contact। जो भी कांटेक्ट में सरफेस है उसके हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही लगानी है फ्लूइड द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है। ठीक, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू फ्लूइड। जान लिया हमने प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये दो तरीके से निकालते हैं हम प्रेशर। एक तरीका है एवरेज ओवर एन एरिया, एवरेज ओवर एन एरिया, एवरेज प्रेशर ओवर एन एरिया और एट ए पॉइंट। ये जो नीचे वाला है ना, ये थोड़ा धोखा है। ठीक है, अब मैं बहुत बिल्कुल फिलोसफिकल बात बोलने वाला हूं। ना कोई पॉइंट होता है ना कोई क्षण, ना कोई पॉइंट होता है ना कोई क्षण। पॉइंट का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बोलूं ये पॉइंट की डेफिनेशन है जीरो साइज। क्या ये जीरो साइज हो सकता है? यहां पता है 5-6 एलईडीज जल रहे हैं, इस वाइट डॉट को दिखाने के लिए 5-6 एलईडीज जो कि गैप पर हैं वो जल रहे हैं। तो जीरो साइज होगा तो आपको पता कैसे लगेगा? ठीक है, तो इट हैज सम साइज। सो पॉइंट इज एन एरिया। जैसे पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक छोटा सा एरिया जो ओ को कंटेन करता हो, डीए। हाँ, डीए की वैल्यू जितना छोटा हो उतना अच्छा, डीए टेंडिंग टू जीरो, डीए टेंडिंग टू जीरो। इस ओ पॉइंट की जगह ना इसका नाम पी पॉइंट कर दो। ठीक है, पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पी के आसपास एक छोटा सा एरिया लूंगा जिसमें पी कंटेन होता हो और उसको टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, जितना छोटा उतना अच्छा। ऐसे ही एक इंस्टेंट नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंट। इंस्टेंट तो एक क्षण है। ठीक है, तो हम इंस्टेंस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टेंस पर कुछ बदल नहीं रहा होता। देयर इज नथिंग चेंजेस एट एन इंस्टेंट। ठीक है, देयर इज समथिंग विच इज प्रेजेंट। इंस्टेंट पर होता है, बदल नहीं रहा होता है। रहा होते में ही एक इंटरवल आ गया है ना भाई। ठीक है, कोई चीज होने में, बदलने में, उसमें कुछ बदलाव का मतलब ये था और वो हो गया, था और हो गया का मतलब ही है दो क्षण होंगे अलग अलग समय अंतराल पर। ठीक है, तो देयर इज नो इंस्टेंट। इंस्टेंट भी एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, जैसे t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 जो हम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली a time interval which starts from 1.99999 to 2.00001। ठीक है, इस छोटे से इंटरवल को t इक्वल टू 2 बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं हम अपने उस पर, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो इंस्टेंस। ठीक है, ओके, फिलोसफिकल बातें हो जाती हैं थोड़ी सी। हाँ, जितना आप, तो पॉइंट का मतलब क्या है? स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया जिसकी वैल्यू है डी ए। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर ओवर एन एरिया
इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स F normal to that area divided by the value of area. Okay. और प्रेशर एट पॉइंट P, एट पॉइंट, कुछ और सिंबल ले ले, A ले लो, A भी यूज हो रहा है, प्रेशर एट पॉइंट M इज इक्वल टू F एट M, F एट DA डिवाइडेड बाय DA. हाँ, DA टेंडिंग टू 0 होता है. ठीक है, ओके बस. और DA क्या है? DA M को एनक्लोज करना चाहिए. ठीक है, DA M के आसपास वाला एक छोटा सा रीजन है. ओके, प्रेशर की फोर्स हमेशा नॉर्मल लगेगी. ये सारी बातें हमने जो जानी, ध्यान से समझें इसको. ठीक है, और प्रेशर आता क्यों है? प्रेशर किसी फोर्स के कारण आएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कारण है ग्रेविटी. ठीक है, ऊपर से मॉलिक्यूल्स को खींचा जा रहा है. हर कोई मॉलिक्यूल्स नीचे अर्थ की तरफ आने की कोशिश कर रहा है. जैसे कि अगर मैं कहूँ ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ऐसी यहाँ ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगी. फोर्स कॉमा प्रेशर विल बी हाई. क्यों हाई? क्योंकि ऊपर का भी वेट लग रहा है. तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में नीचे आते हैं, ठीक है, सी लेवल तक आते हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर होता है. और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वेट ऑफ द अबव एयर या अबव फ्लूइड कम होता जाता है. हाँ, अगर हम सी लेवल से नीचे पानी में जाएंगे तो ऑब्वियसली और तेज़ी से प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, तो जो भी ये फोर्स का कारण है, ये फोर्स का कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तो बिल्कुल ग्रेविटी होती है. ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से आपको मिलता है क्या? हाँ, प्रेशर. ठीक है, अब आते हैं पास्कल्स लॉ पर. पास्कल्स लॉ बहुत मतलब पास्कल साहब की ब्यूटी है कि उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया फ्लूइड को कि भाई कैसे फ्लूइड काम कर रहा है. ठीक है, तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, मैं पास्कल्स लॉ को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट उसकी एक जस्टिफिकेशन टाइप से दे रहा हूँ. ठीक है, तो समझने की कोशिश करें. मान लो खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एक कंटेनर में ऐसे करके बंद थे. यहाँ खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं. इन सब मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ कुछ दूरी है. हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ कुछ दूरी है. अच्छा, डॉट डॉट दिख रहे हैं? हाँ, दिख तो रहे. ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने ऐसे करके ऊपर से फोर्स लगाकर इस पिस्टन को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की. ठीक है, पिस्टन की शेप कैसी भी हो सकती है, यहाँ पिस्टन को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की. अब मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आपने कम कर दी, तो उनके बीच इंटरैक्शन फोर्स बढ़ेगा. इंटरैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वो अपने पड़ोसियों को भी धक्का मारेंगे. धक्का मारेंगे तो उनके भी बीच की थोड़ी दूरी कम होगी, वहाँ भी फोर्स बढ़ेगा. और एक जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना, वो इधर उधर सब जगह जा सकता है जहाँ उसे जगह मिले. ठीक है, तो जैसे ही उसे ये दिखेगा इस डायरेक्शन में मेरे को जाने से ईज हो जाएगी, या कहें मैं कम फोर्स या प्रेशर वाली जगह पहुंच जाऊंगा, तो वो जाता है. और जैसे ही वो जाता है उसकी वजह से उधर प्रेशर बढ़ जाता है. तो अल्टीमेटली ये जो आपने एक जगह चेंज किया, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का फ्रीडम होने के कारण ये चेंज इन प्रेशर पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, ये चेंज इन प्रेशर पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आपने यहाँ से एक प्रेशर का चेंज किया, या कहें मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी घटाने की आपने कोशिश की, तो वो जो इंटेंसिटी थी, या वो जो दबाव था, ठीक है, वो दबाव मॉलिक्यूल्स ने इधर उधर सब जगह फैला दिया. और सब जगह फैलने का कारण ही है देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स कैन गो इधर इधर, नीचे ऊपर, इधर उधर सब जगह जा सकते. ठीक है, so that is the explanation of Pascal's law. Why Pascal's law should be. हाँ, अब यहाँ लोग बोलेंगे आपने तो इनकम्प्रेसिबल बोला था. सही बात है, इनकम्प्रेसिबल बोला था. 1 माइक्रोमीटर का गैप था पहले, अब 1 पिकोमीटर कम हो गया.
1 माइक्रोमीटर का गैप था पहले, अब 1 पिकोमीटर कम हो गया, तो वो ना के बराबर चेंज है, इसलिए हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो पास्कल्स लॉ कहता है चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट फ्लूइड। ठीक है, डेल्टा पी आपने जो एक जगह किया वो सारे फ्लूइड में पूरा हर जगह फैल जाएगा। इसी लाइन को हम एक और तरीके से यूज करेंगे बहुत सारे पास्कल्स लॉ के क्वेश्चंस में, स्पेशली यू शेप्ड ट्यूब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन यू शेप्ड ट्यूब हम यहां बात करेंगे प्रेशर एट सेम लेवल in same fluid will be same. Okay, will be same. हाँ, ऑब्वियसली नॉन एक्सेलरेटेड कंटेनर की बात हो रही है, नॉन एक्सेलरेटेड ट्यूब की बात हो रही है। ठीक है, ट्यूब एक्सेलरेट ना कर रही हो भाई, ठीक है, पता लगे मेरी बातों का तो ढूंढ ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखने लगे। ठीक है नहीं नहीं, ठीक है, आई जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब अच्छे कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाँ, एक प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला भी, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला भी डिराइव भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं, तो जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये एक कंटेनर था, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और आपने एक उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ध्यान से, ये डेरिवेशन बहुत काम का है, ये डेरिवेशन बहुत काम का है। इस एक छोटे से डेरिवेशन से मैं प्रेशर वेरिएशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बाइंड फोर्स सब डिराइव कर रहा हूँ इस छोटे से डेरिवेशन से, तो बहुत काम का डेरिवेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को हम दूसरे पेज पर ले जा सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। ठीक है, तो समझें दोस्तों अब इसको। हाँ, तो ये फ्लूइड की टॉप लेयर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर मैं प्रेशर P1 बोल रहा हूँ, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पर लग रहा होगा P1 इंटू एरिया, यहाँ पर लग रहा होगा P2 इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया। ऑब्वियसली P2 का एरो थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं मैं और P1 का छोटा। यहां पर फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। ये कैसे पता, ये कैसे पता, यहां मैं अब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बहुत ही सटीक, बहुत काम की एक्सप्लेनेशन है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, सब चीजें त्याग कर सिर्फ मेरी बातें सुने, 2 बार सुने, 4 बार सुने, जब तक ना समझ में आए सुनते नहीं। ठीक है, तो इस पानी, वाइट पानी के अंदर हमने एक ग्रीन शेप बनाई है। एक्चुअल में वो ग्रीन शेप ना होकर ऐसे ही इमेजिनरी पानी की शेप है। ठीक है, जैसे हवा है यहाँ पर, मैंने कहा ये लो हवा का सिलेंडर। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही पानी के अंदर पानी का सिलेंडर है। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं, और ये पानी का सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, ये पानी का सिलेंडर इक्विलिब्रियम में। ऑब्वियसली पानी के अंदर पानी का सिलेंडर भागेगा थोड़ी, यहाँ हवा भाग थोड़ी रही है, कोई हवा टर्बुलेंस नहीं। तो इस पानी के सिलेंडर पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो लग रही है मास ऑफ वाटर इनटू जी, अर्थ द्वारा, और P2A और P1A। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम मुझे करना है तो फॉर इक्विलिब्रियम समेशन Fy शुड बी 0। समेशन Fy से मुझे मिला P2A
माइनस P1A, ऊपर वाली फोर्सेस को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, माइनस मास ऑफ वाटर इनटू G इज इक्वल टू दिस P2 माइनस P1A इज मास ऑफ वाटर इनटू G। एक्चुअल में यही फोर्स है, P2 माइनस P1 ही F नेट ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड है, बाय फ्लूइड, ठीक है। P2 माइनस P1A ही फोर्स है जो सिलेंडर पे, ग्रीन शेप्ड सिलेंडर जिसके अंदर पानी ही है, जो पानी का ही सिलेंडर है, उस पर सराउंडिंग फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, वो है, ठीक है। और बस यहाँ से आप मास ऑफ वाटर को लिख सकते हैं, हाइट जो भी सिलेंडर की है इनटू एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G, और P2 माइनस P1, ए से ए गायब, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। ये एक्सप्रेशन आ गया, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये रही बाइंड फोर्स, इसी को आगे जाके बाइंड फोर्स बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। P2 माइनस P1A इज नथिंग बट बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ऑन द शेप, ठीक है, ओके। इस ग्रीन शेप पर सराउंडिंग फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है उसी को बाइंड फोर्स बोलेंगे। दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड दैट विल बी कंटेन्ड और दैट इज कंटेन्ड इन द शेप, ठीक है। उस शेप में जितना भी पानी आएगा उतनी ही सराउंडिंग पानी उस जगह पर फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रखना था, ठीक है। तो ये जो बातें अभी मैंने बोली, दीज आर मचाऊ डेप्थ, दीज आर ऑफ मचाऊ डेप्थ, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव सेड, मैंने प्रेशर वेरिएशन निकाल दिया, मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स को लिखा करेंगे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वो भी यहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ लगनी चाहिए, FB, ऑब्वियसली टू कीप cylinder in rotational equilibrium, also to keep cylinder in rotational equilibrium also। ये फ्लूइड घूम भी नहीं रहा ना भाई, तो FB must act at the center of gravity of liquid displaced। जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कई बार सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास को कई बार जियोमेट्रिक सेंटर से रिप्लेस कर देंगे, जियोमेट्रिक सेंटर, ठीक है। डूबे हिस्से का जियोमेट्रिक सेंटर सबसे आसान यही हिस्सा होगा, ठीक है, क्योंकि डूबे हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, डूबे हिस्से का जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया उसका सेंटर ऑफ मास निकालना मुश्किल होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट सबसे आसान पड़ता है। एब्सोल्यूट बात तो ऊपर ही लिखी है मैंने, मगर हाँ, इससे धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इनफ ऑफ थ्योरी, इनफ ऑफ एवरीथिंग, ऑल द एक्सप्लेनेशन विच आई गेव यू आर एब्सोल्यूट एंड ऑसम, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन से चालू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, मजेदार, ऑसम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करें पॉज करके ट्राई करने की, तब आपको इसकी ब्यूटी समझ में आएगी। इट्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। द वेसल्स शोन इन द फिगर हैज टू सेक्शंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2, अ लिक्विड डेंसिटी R डेंसिटी का, ठीक है, सिंबल दे दिया। फिल्स द सेक्शन अप टू हाइट H इन ईच, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है, और फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको, ओके। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बोलूं, पहला क्या है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल। बेस ऑफ द वेसल पे क्या प्रेशर है, ऑब्वियसली यहां से ये हाइट कितनी है, 2h,
तो प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल इज बेसिकली PATM, जिसको आप नेग्लेक्ट करने को बोल चुके हैं, प्लस 2H रो जी, रो को ये R बोल रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट किया। तो ये तो सही है मगर आंसर नहीं है, सही है आंसर नहीं है क्योंकि आंसर गलत पूछा है। द वेट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज इक्वल टू दिस, वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल। तो वेट ऑफ द लिक्विड के लिए क्या मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी लिख दूं? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? ये एरिया है A2 और हाइट है H, A2H प्लस A1H, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और इज इक्वल टू 2H। ये तो प्रेशर है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ चलो A2 कर देते हैं, क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये है वेट, तो ये तो गलत हो गई बात, गलत हो गई मतलब आंसर आ गया है। पर फिर भी और बाकी भी देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बेस ऑफ द वेसल इज दिस। बेस पर लिक्विड द्वारा जो फोर्स लग रही है क्या वो ये है? बिल्कुल, फोर्स एट द बेस, फोर्स एट बेस बाय फ्लूइड is nothing but pressure or at base into base area area of base। तो क्या ये बात सही जा रही है? 2H रो जी या 2H आर जी प्रेशर है और A2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक बात है। पर ये ध्यान से, ये दोनों सेम नहीं है। वेट ऑफ द फ्लूइड इज नॉट द फोर्स बाय द फ्लूइड एट दिस बॉटम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये गहरी बात है भाई, ठीक है, यहीं पर लोग गच्चा खा जाते हैं। द वॉल ऑफ द वेसल एट लेवल X, एट लेवल X, अच्छा ये वाला लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सर्ट अ फोर्स दिस डाउनवर्ड ऑन द लिक्विड। वेसल की दीवारें लिक्विड पर इतनी फोर्स नीचे की ओर लगा रही हैं लेवल X पर। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बना लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। ओके दोस्तों, तो बी वेरी विजिलेंट, बहुत ही अवेयर रहें, सतर्क रहें। क्या बोलने वाला हूं मैं? ये मैं बना रहा हूं लिक्विड का FBD। किसका FBD? लिक्विड का FBD, ठीक है। ये लिक्विड है मेरा, लिक्विड पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? बॉटम ऑफ वेसल, तो फोर्स ऑन लिक्विड बाय बॉटम ऑफ वेसल, क्या फोर्स है ये है प्रेशर एट बॉटम 2H रो जी इंटू A2। और कोई फोर्स लगा रहा है? हाँ जी, अर्थ लगा रही है भाई, अर्थ लगा रही है एक फोर्स। ये है मास ऑफ वाटर इंटू जी। मास ऑफ वाटर इंटू जी को जब हमने निकाल के देखा तो ये आया A1H प्लस A2H, ये H रो इंटू जी। ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है भाई, ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है, ठीक है, ओके। A1H प्लस A2H इंटू रो जी। तो क्या फ्लूइड यहां भी कांटेक्ट में? हाँ, तो फ्लूइड हमेशा पुशिंग फोर्स लगा रहा है। तो फ्लूइड पर जो हमेशा फोर्सेस लग रही है ना वेसल द्वारा, वो पुशिंग फोर्सेस है। यहां पर भी फ्लूइड द्वारा फोर्स लग रही है नीचे की ओर, सॉरी फ्लूइड पर। ये है फोर्स ऑन लिक्विड बाय वेसल एट लेवल X लेवल पर लिक्विड द्वारा लगने वाली फोर्सेस हैं ये, ठीक है। ये कैसे निकालें? दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक, यहाँ का प्रेशर,
यहाँ का प्रेशर होगा ऊपर वाले लिक्विड की वजह से H रो की जगह R G इनटू एरिया, ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला, इसी पर तो फोर्स लग रही है। तो ये जो एरिया है ये है A2 माइनस A1। और अब आप इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम दिख जाएगा आपको, ग्रीन एरो नीचे और ये पिंक एरो नीचे, इन दोनों का सम इस वाले पिंक एरो के बराबर है। ठीक है, तो मैं करके भी दिखा रहा हूं ध्यान से। नेट डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, येलो से लिख लेते हैं, A1H प्लस A2H, रो जी रो को आर जी लिख रहे, प्लस एक और डाउनवर्ड फोर्स HRG A2 माइनस A1। इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं। H कॉमन, RG कॉमन, तो HRG कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आ गया A1 प्लस A2 और यहाँ आ गया प्लस A2 माइनस A1। सॉल्व किया, ये आ गया 2HRG A2। क्या ये फोर्स आ गई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम है। लोगों को लगता है कि बॉटम ऑफ वेसल पे जो फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ द लिक्विड है। ना ना ना, ये खुफिया बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से इसको समझ लें, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल, इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं हमारे पिटारे में क्या मिलेगा हमें। हाँ जी, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है पीछे। तो फोर्स जो लेवल x पर लिक्विड द्वारा लगाई जा रही है वेसल पे, या वेसल द्वारा लगाई जा रही है लिक्विड पर, उसकी वैल्यू है HRG A2 माइनस A1 डाउनवर्ड्स। HRG A2 माइनस A1 डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट हुआ, मगर इसीलिए वो आंसर नहीं है और आंसर हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही शानदार बट उतना ही आसान। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक लाइट सेमी सिलेंड्रिकल गेट है। ठीक है, ऐसे करके सेमी सिलेंड्रिकल गेट है, पिवेटेड एट मिड पॉइंट, यहाँ पर उसके सेंटर से आपने पिवेट कर दिया उसको, और इस साइड पानी भर दिया गया है। होल्डिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, मतलब लिक्विड बोल दो, पानी बोल दो, एक ही बात है। द फोर्स F रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रोटेशन ऑफ द गेट इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ये जो फ्लूइड है ना, ये फोर्स लगा रहा होगा, यहां से थोड़ी सी फोर्स, ठीक है, और ये फोर्सेस सारी नॉर्मल होंगी। नॉर्मल फोर्सेस मस्ट पास थ्रू सेंटर। यहां थोड़ी ज्यादा फोर्स होगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया होगा। यहां थोड़ी और ज्यादा फोर्स होगी, क्यों? बड़ा एरो कर देते। यहां थोड़ी और ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी, और यहां सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी। मगर अगर ध्यान से देखें तो ये सारी फोर्सेस सेंटर से ही पास कर रही हैं, पॉइंट ओ से ही पास कर रही हैं, और इसका वेट है नहीं, इस सिलेंडर का वेट है नहीं। तो ये सारी फोर्सेस जो नॉर्मल लग रही हैं, अगेन नॉर्मल क्यों लग रही हैं? क्योंकि नॉन विस्कस फ्लूइड है, टेंजेंशियल फोर्सेस लगा ही नहीं सकता फ्लूइड, तो फ्लूइड फोर्सेस लगा रहा होगा नॉर्मल। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस ऑफ फ्लूइड about O will be 0. About O will be equal to 0. तो उसको जीरो टॉर्क को रोकने के लिए F इंटू आर, कोई और फोर्स है नहीं, mg वगैरह। ठीक है, तो ऑब्वियसली F हैज टू बी 0, जीरो फोर्स चाहिए। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब लोग बोलेंगे नन ऑफ दीज तो कभी आता नहीं है, आ सकता है यार, ऐसा नहीं है कि कोई लॉ थोड़ी है नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, पर इस फोर्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये सारी नॉर्मल फोर्सेस हैं और इनकी वजह से कोई भी टॉर्क ओ के अबाउट प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, अगर इसका वेट होता तो वेट की वजह से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होता, सेंटर ऑफ मास
पर वेट वर्टिकल लाते और तब फोर्स एफ की वैल्यू आती कुछ, ठीक है, बट वो था नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, पास्कल्स लॉ का अमेजिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या है, ओपन एंडेड यू शेप ट्यूब है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और डेंसिटी उसमें पानी था, तो पानी की डेंसिटी दे रखी है 10⁻³ kg/m³, और इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। 0.29 मीटर तक पानी का लेवल था। फिर आपने एक साइड से, इस साइड से केरोसिन डालना स्टार्ट किया, ठीक है, और केरोसिन की वजह से पानी थोड़ा थोड़ा उठ गया, और अब आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, केरोसिन की डेंसिटी दे रखी है और केरोसिन के जो कॉलम की लंबाई है वो 0.1 मीटर हो जाती है। तो ऐसा होने के बाद जो इधर H1 और H2, H1 पूरे लिक्विड जिसमें पानी और केरोसिन दोनों हैं, और यहाँ सिर्फ पानी है, इन दोनों के रेशोज की वैल्यू बतानी है, H1 H2 का रेशो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले पानी का लेवल देख लेते हैं, यहां कहीं रहा होगा बिल्कुल इसके मिड में, ठीक है। थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इसको, ज्यादा थिन हो गया, ओके। थोड़ा सा ऐसा, ये रहा होगा इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द लिम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़ा सा नीचे आया और यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो पक्की बात है जितना नीचे आया x उतना ही वो ऊपर गया है, ठीक है, x। और ये वैल्यू आपको पहले वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, हाउ मच 0.29 मीटर। तो यहां पानी की हाइट हो गई है 0.29 माइनस x, ये पानी काला, और यहां पानी की हाइट हो गई है 0.29 प्लस x, ठीक है। x निकालना है बेसिकली, तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, अब मैं एक और लेवल पर प्रेशर इक्वेट कर रहा हूं, इस वाले लेवल पर, यहां पर दोस्तों ध्यान से 1 पॉइंट पर, और इसी के साथ सामने यहां पर 0.2, जो इस साइड वाली यूट्यूब का आर्म है उसमें सिर्फ ऊपर कौन है, तो प्रेशर एट 1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट 2। क्यों? क्योंकि दोनों ही पानी की सतह पर या पानी में बैठे दो पॉइंट है, सेम हाइट, सेम फ्लूइड, सेम प्रेशर, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट, मॉडिफाइड स्टेटमेंट। तो P1 है 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इंटू जी। PATM दोनों जगह मैंने एलिमिनेट कर दिया है, और उधर जो पानी की लंबाई, पानी की कॉलम की लंबाई है 2 के ऊपर, वो 2x है, 2x रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, x हुआ 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ कैरोसिन 800 है, और 2 नीचे आया, और डेंसिटी ऑफ ऑयल 1000 है। इसको जब हमने सॉल्व किया 2 0 से 2 0 गायब, 0.8 0.04, और अब H1 और H2 लिखते हैं। H1 ये वाली हाइट की बात हो रही है, इसमें पिंक लेवल तक 0.9 था, 0.29, उसमें x कम करेंगे और 0.1 ऐड करेंगे, तो 0.29 में से x कम और 0.1 ऐड, तो कितना मिलेगा, वैल्यूज डाल देते हैं, 0.29 माइनस 0.04 प्लस 0.1, और वहीं H2 की बात की, H2 पिंक लेवल तक 0.29 था, उसमें x ऐड हो रहा है, तो 0.29 प्लस x,
0.29 प्लस x कितना है 0.04। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं दोस्तों। इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 29 एंड 4 सब्ट्रैक्ट हुए 25 और 1 9 10 35, ऊपर आया 35 और नीचे आया 24 और 4 29 और 4 33। तो 35/33 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं मगर हाँ डायग्राम बहुत सटीक तरीके से आपको देखने की जरूरत है। पिंक वाज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द लिम्स। ठीक है, यहाँ से कैरोसिन डालने पर ये लेवल नीचे हुआ, यहाँ से लेवल ऊपर उठा, जितना नीचे होगा उतना ऊपर उठेगा क्योंकि लिम्ब का एरिया सेम है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं। हाँ ओके, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, ये बता रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय थिन ट्यूब नियर देयर बॉटम कंटेन सम वाटर। ठीक है, और ये ट्यूब थी यू शेप्ड और यहाँ कुछ पानी था। ठीक है, व्हेन एन आइस ब्लॉक of volume 100 cc is gently put inside the vessel, it gets half submerged in the water। जब इधर से आपने एक आइस ब्लॉक डाला तो वो आधा ही डूब पाया पानी के अंदर। और जब वो मेल्ट होगा, हाउ मच मास ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ठीक है, तो जब आइस क्यूब यहाँ जो डाला था, जो आधा ही डूब पाया था, उस जब वो मेल्ट होगा तो उस मेल्टिंग के दौरान कितना पानी उधर ट्रांसफर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है और डेंसिटी ऑफ आइस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ ना हमें डायग्राम पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ही क्रूशियल डायग्राम है। ठीक है, और इसको मैं अलग से बनाऊंगा भी क्योंकि तभी क्लैरिटी आपको आएगी। तो देखें, यहाँ अगर देख के आप सोचें कि डेंसिटी तो 900 है आइस की, तो 90% डूब जाना चाहिए क्योंकि पानी की कंपैरिजन में डेंसिटी 0.9 टाइम्स है, तो 90% डूब जाना चाहिए, मगर आधा ही डूबा है, तो मतलब पानी ही बहुत कम था। तो ये बॉटम को टच हो रहा है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप यहां पर ऑब्जर्व करके ही बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर वो बना रहा हूं कंटेनर और पानी। ठीक है, तो पहले पानी का लेवल बस इतना था। ये पानी का लेवल था। ठीक है, और इसके अंदर पड़ा हुआ था आइस, जिससे कि वो आधा ही डूबा था। कितना? आधा ही डूबा था आइस। ऐसा कुछ डायग्राम है शुरुआती। इस डायग्राम को फिर से मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, कॉपी, और इधर अब हुआ क्या, ये आइस मेल्ट हुई, ये आइस मेल्ट हुई और इसके मेल्ट होने से बना पानी। ये आइस मेल्ट हुई और इसके मेल्ट होने से बना पानी, जो कि किस जगह समाया, ध्यान से देखेंगे कहां कहां समाएगा ये पानी। इसके मेल्ट होने से ऑब्वियसली खूब सारा पानी बना, जो यहां भी समाएगा। इससे पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा, इससे पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर ये आइस मेल्ट होके यहीं समा जाएगी पानी, तो पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा। मगर हुआ क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस से ज्यादा पानी बना होगा। और दोनों जगह लेवल तो बराबर ही होना है।
तो मेल्टिंग ऑफ आइस से ये जो मैंने येलो शेड किया है ना, इतना पानी बना है। ये जो पिंक वॉल्यूम है, ये जब मेल्ट होगा तो जो पानी बनेगा वो है येलो, और एक साइड वाला येलो, दिस येलो इज द मास ऑफ वाटर जो इस पाइप से आया होगा, ट्रांसफर्ड, इजंट इट। ठीक है, सोचने वाली बात है ये जो मैंने बोली। ठीक है, सारी सोचने वाली बातें। तो इस आइस के मेल्ट होने से पानी बना, पानी येलो से मैंने दिखाया है, कुछ पानी यहाँ कंटेन हो गया जिससे कि लेवल में कोई अंतर नहीं आया, बचा पानी दोनों जगह बराबर बराबर बट गया। ठीक है दोस्त, बात थी है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं क्या क्या डेटा है। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस इज वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। आइस का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ आइस। वॉल्यूम है 100 सीसी और डेंसिटी है 900 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब को मैं ग्राम पर सीसी में अगर कर लूं तो ये 9 बनेगा। 100 सीसी इंटू 9 ग्राम पर सीसी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 900। 900 ग्राम आइस थी। ठीक है, 0.9, सॉरी 0.9, तो फिर 900 नहीं, 90 ग्राम आइस थी। ठीक है, 90 ग्राम आइस वॉज देयर। तो इससे पानी कितना बनेगा? मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, पानी जो बना, वाटर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड दोस्तों, पानी जो है नहीं, पानी जो बना, जो येलो से दिखाया है, हाउ मच इज दैट? ये है 90 ग्राम आइस से 90 ग्राम वाटर ही बनता है ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड जो कि आपने येलो से दिखाया है, water formed by melting of ice is mass of water formed by density of water। mass of water कितना बना? 90 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सीसी, तो 90 सीसी पानी बना। 90 सीसी पानी है ये जो येलो है। अब ये डूबा हिस्सा था, ये कितना था? ये डूबा हिस्सा ये था 50 सीसी। कैसे था? क्योंकि आधा डूबा हुआ है आइस। तो दोनों साइड ये जो ऊपर वाला येलो स्ट्रिप है, इसका टोटल एरिया कितना हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ? 90 सीसी पानी बना था, 50 डूबे पोर्शन में आ गया, बाकी 20 और 20 बट गया। तो ये टोटल वॉल्यूम जो येलो शेडेड है, ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है, दैट इज 40 सीसी। और मास या कहें वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड दोस्तों इज इक्वल टू 20 सीसी विच इज सेम एज 20 ग्राम वाटर। तो 20 ग्राम पानी इधर से उधर खिसका है। अमेजिंग क्वेश्चन। लॉज और बेसिक कंसेप्ट को डील करते हुए मतलब आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कौन सा लॉ, कौन सा पार्ट इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या बढ़िया सिचुएशंस मिलती हैं। ओके, तो 20 ग्राम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें आगे। ओहो, ठीक है, काफ़ी भारी क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल एंड दिमाग और अवेयरनेस दोनों अच्छे से एक्टिव रखें। एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, ये कंक्रीट ब्लॉक है जिसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली डेंसिटी दे रखी है, इज यूज टू रिटेन वॉल, यूज एज ए रिटेनिंग वॉल, मतलब पीछे से पानी को रोक के रखने के लिए है। और द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्लॉक आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की ये हाइट और विड्थ दे रखी है। डायग्राम सेल्फ सफिशिएंट है। द हाइट ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर इज जेड, जो कि एक्स की टर्म्स में दे रखा है c/4x। ठीक है,
The concrete block cannot slide on the horizontal base but can rotate about axis perpendicular to the plane of the figure passing through point A. इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे करके लुढ़क सकता है, टॉपल हो सकता है, ठीक है। तो अभी इतना सुनते ही कुछ लोग की आत्मा वीडियो को छोड़ के भाग जाएगी। हाँ मगर ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो ये ब्लॉक टॉपल हो सकता है, यहाँ रोटेशन और टॉर्क और टॉपलिंग वगैरह के फंडे लगेंगे। फाइंड द रेशो y बाय एक्स, वाई बाय एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है फॉर विच द ब्लॉक बिगिन टू ओवरटर्न अबाउट जस्ट, ठीक है। y बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो कि ये जस्ट टर्न होना स्टार्ट कर दे, जस्ट टर्न होना स्टार्ट कर दे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत पड़ेगी, जगह थोड़ी सी कम है, फॉर इवन मोर क्लैरिटी। ओके ये और थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ मामला है, ठीक है। यहां से फोर्सेस वगैरह लग रही हैं और ये टर्न होने की कोशिश करेगा ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये पानी भरा है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या सिचुएशन है। अगर हम देखें तो यहां क्या हो रहा है, यहां प्रेशर की फोर्स है और प्रेशर की फोर्स ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगी, ठीक है। टॉर्क कैसे देगी अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर छोटी फोर्स होगी, यहां पर थोड़ी ज्यादा फोर्स होगी, यहां पर और ज्यादा फोर्स होगी, तो इन सारी फोर्सेस की ए के अबाउट टॉर्क आएगी। और एक mg की फोर्स है जो ब्लॉक को टॉपल होने से बचाने की कोशिश कर रही है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, जो इतना दूर लग रही होगी। तो इन दोनों फोर्सेस की टॉर्क ए के अबाउट बैलेंस करनी है, बस इतना क्वेश्चन है, यही काम की बात है, ठीक है। तो करें अब। तो हमने कहा चलो भाइयों, एट ए डेप्थ x, यहां जो छोटा सा एक एलिमेंट जो हमने लिया जिसकी लंबाई dx है, ये विड्थ dx है, उस पर लगने वाली df बताएं, छोटी सी फोर्स df होगा, df विल बी प्रेशर एट ए डेप्थ x। अब पीएटीएम ले या नहीं ले, कुछ बोला नहीं है और पीएटीएम की वैल्यू भी नहीं दी है, तो पीएटीएम नहीं लेना होगा भाइयों, ठीक है। तो पीएटीएम को नेग्लेक्ट करते हुए हम लिख रहे हैं x रो जी प्रेशर है और इसकी कोई गहराई होगी जो बताई नहीं है, ये x बताया है वो y बताया है, एक बार देख लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 3/4x आई थिंक, है ना, z की वैल्यू है 3/4x। कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो df कुछ गहराई मान लेते हैं l, गहराई मान लो इसकी l, गहराई बोले तो अंदर की ओर ये ब्लॉक l जा रहा है, तो प्रेशर आ गया और इस स्ट्रिप की विड्थ हमने dx ली है इनटू l, ये आ गई फोर्स, ये आ गई फोर्स। और इस फोर्स की अगर डी टाउ अबाउट ए, इसी फोर्स की टॉर्क ए के अबाउट अगर मैं लूं तो इस फोर्स की दूरी ए से कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है सॉरी एक x, और हाँ यहाँ वेरिएबल फंस जाएंगे, आपका x हमारा x कुछ अलग अलग बातें बोल जाएगा, ठीक है। इसको x की जगह ना कुछ और नाम ले लो, h बोल दो इसको, ठीक है दोस्तों। ये h है और ये भी dh है, ठीक है, dh। क्यों, ये x वो x, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी बचने ही मतलब कंफ्यूजन होने ही वाला था, बच गए।
तो यहाँ पर आया एच रो जी इंटू डी एच, ओके, इंटू एल। हाँ, एच वेरिएबल है तो डी टाउ अबाउट ए इज इक्वल टू डी एफ इंटू, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है z विच इज 3/4x माइनस एच, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ 3/4x माइनस एच, ये डी टाउ आ गया। तो टॉर्क, टोटल टॉर्क ड्यू टू फ्लूइड अबाउट ए इंटीग्रेशन इसका डी टाउ का, तो जरा करें, एफ की वैल्यू डाली मैंने, एच रो जी डी एच इंटू एल, एल वैसे काम का नहीं है पर अभी के लिए लिख दो, और 3/4 एक्स, एक्स वेरिएबल नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और h की वैल्यू जाएगी 0 से 3/4x तक। ओहो हो, थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं यार, इतना क्या है। तो जो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, रो जी एल कांस्टेंट आ गया, और रो जी एल, बाकी सब वेरिएबल ही है। 3/4 एक्स माइनस एच स्क्वायर डी एच 0 से 3x/4 इंटीग्रेशन रो जी एल, लिमिट्स डालेंगे 3/4x ऐसे का ऐसा, h²/2 माइनस h³/3, 0 से 3x/4। वैल्यू जरा पुट करें तो क्या मिल रहा है हमें, रो जी एल 3 3 9 3 27। कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। 9/16 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस h³ हो जाएगा 3 3 9 3 27 इंटू 3/4 4 16 64 x³। और अब बस कैलकुलेशंस, रो जी एल x³, जो फैक्टर आया वो क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ना कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 27 और नीचे 64 और 2 128, ऊपर 27 नीचे 128 माइनस, और यहाँ 27 इंटू 3 इंटू 64, तो कुछ टर्म्स कॉमन, 27 और 64 कॉमन, तो रो जी एल x³ 27/64, यहाँ बचा 1/2 माइनस 1/3, दैट इज बेसिकली 1/6, हाँ 1/6। तो ये आ गया रो जी एल x³ 27/64, भगवान का नाम लेके चलते रहें जिससे गलती ना हो, 1/6 कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी। हाँ, इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, वेट ऑफ ब्लॉक होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज XYL इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक
इंटू जी, और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी y/2 इंटू y/2। तो बस दोस्तों ये दो इक्वेशंस, दो भी नहीं एक ही इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहीं पर कुछ टर्म्स तो हम गायब कर देते हैं जिससे आगे कैलकुलेशन करना आसान हो। जी से जी गया, एल से एल गया, एक एक्स से एक एक्स गायब कर दो तो यहाँ एक्स की पावर 2 बचेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अलग अलग हैं, और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दो। ये बचा 9, ये बचा 2, ठीक है, और इस 2 से ये 2 भी गया, और बहुत ही सरल बातें बची, क्या क्या वो मैं लिख देता हूँ। वी आर लेफ्ट विद डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर हाँ 1 ले लो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं है। बचा एक्स स्क्वायर इंटू 9/64, 9/64 इज इक्वल टू, बाकी सब गायब, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 2.5, 2.5 को y/2 लिख दो। हाँ। और आपको क्या रेशो चाहिए, रेशो चाहिए y/x, तो y और x को एक साइड किया, y/x आ रहा है, वाह वाह वाह, 9 इंटू 2 से ये गायब हुआ, और 32 और 5, 32 5 कितना 160, तो 9/160 का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, कुछ बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो एक बार ऑप्शन कैलकुलेशन भी चेक कर लें। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेंदी ऑब्वियसली, थोड़ा सा भारी ऑब्वियसली, मगर काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूरा ना आए या इसके जैसा कोई इजी कैलकुलेशंस के साथ आ जाए, सीधे इसके वेट की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ और बातें पूछ ले कि इसकी टॉर्क ही बता दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए टॉप तक पानी भर दे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन लेस कैलकुलेटिव। ठीक है, ओके, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हाँ पढ़ लेते हैं। स्फीयर ऑफ मास m, radius r, rest at the bottom of a large reservoir of water as shown in the figure 1। यहाँ पर बैठा था एक स्फीयर और बड़ा रिजर्वायर है और डेप्थ है h। फिर वो कहता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी मटेरियल की जो है, स्फीयर की जो मटेरियल की डेंसिटी है वही पानी की डेंसिटी है, दोनों की डेंसिटी बराबर है। ठीक है, नाउ द स्फीयर इज स्लोली पुल्ड कंप्लीटली आउट ऑफ वाटर एज शोन इन द फिगर। पानी के ऊपर स्फीयर को लाद दिया जाता है। ऐसा करने में व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट पुलिंग द स्फीयर। स्फीयर ऊपर गया तो किसी एजेंट ने उसको पुल किया होगा, क्योंकि हल्का भारी तो है नहीं, तो पुल करने में वो जो ऊपर रखा वो एजेंट ने कितना काम किया। ठीक है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ध्यान से देखें, बहुत ही सरल मगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, ये वाला पानी, ये एक बहुत पतली लेयर है, ये एक बहुत पतली लेयर है पानी की, ना के बराबर थिकनेस की, क्योंकि लार्ज रिजर्वायर है। ये लेयर इधर आ रही है इस सेंटर पे, और ये जो मास है जिसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूं, ये पिंक वाला मास इस जगह से उठकर इस जगह पर जा रहा है, ये हो रहा है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट भी h ही होगी। ठीक है, तो एक मास m क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्फीयर जितनी जगह लेगा पानी भी उतनी जगह लेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑब्वियसली डिस्प्लेस पूरा अंदर था। और वो जो पानी है जो इस स्फीयर की जगह बैठ रहा है वो पानी टॉप लेयर वाला है, क्योंकि बाकी तो बदला ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये थिकनेस जो मैंने ब्लैक से शेड की है ना के बराबर है, क्योंकि लार्ज रिजर्वायर बोला है। तो
एक m मास स्फीयर का ऊपर गया, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। m मास h हाइट ऊपर गया और एक और m मास है जो कि फैला हुआ है, प्लस ये फैला हुआ m मास है, ये कितना नीचे आया, ये इतना नीचे आया। हाउ मच इज दिस गैप? इस गैप को अगर आप बहुत ध्यान से समझे, ये गैप है h में से r माइनस कर दो, ठीक है, h में से r माइनस कर दो तो हाइट नीचे आई है m मास कितनी, h माइनस r। तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ऑब्वियसली mgh वर्क किया, नेगेटिव mgh ग्रेविटी का वर्क आया, mgh माइनस r। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हाउ मच mgh कैंसिल, mgr इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है मगर बहुत ही मजेदार, और अगर आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तो आप अटक सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। हाँ, जब मैं कर देता हूँ तो लगता है कि क्वेश्चन आसान है, मगर ये क्वेश्चन आसान नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए सेलेक्ट करके, ठीक है। तो अब मूव करेंगे हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड की तरफ और बायंड फोर्स की तरफ, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, एक एक्सेलरेटेड फ्लूइड में आप प्रेशर डिफरेंस in an accelerated fluid, ओके, कैसे प्रेशर डिफरेंस देखते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। प्रेशर डिफरेंस या P2 माइनस P1 इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन पॉइंट 1 and 2, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट 1 and 2 into density of fluid into component of G effective along the line joining 1 and 2, along the line joining 1 and 2। ये क्या नया फॉर्मूला आ गया? क्या ये फॉर्मूला पहले भी था? हाँ, बिल्कुल पहले भी था, ठीक है। बस पहले G की जगह, मतलब G इफेक्टिव की जगह हम G यूज कर रहे थे, और अब G इफेक्टिव की जगह, मतलब G की जगह G इफेक्टिव ने ले लिया वापस से। तो ये क्या एक्सप्रेशन है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। पहले हम अपने पुराने सेटअप पर जाते हैं। अगर मैं बोलूं ये कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, आप इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर 0 बोलते थे। P2 माइनस P1 इज 0। क्यों 0? क्या इनके बीच में कोई गैप है? हाँ जी, गैप तो है। क्या डेंसिटी है? हाँ, डेंसिटी भी है, मगर इस दिशा में कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव, क्योंकि अगर ये रेस्ट पर है, ये फ्रेम, ये कंटेनर रेस्ट पर है, तो जी इफेक्टिव जी है नीचे की ओर, और हॉरिजॉन्टल दिशा में जो कंपोनेंट आएगा जी का, जी ऐसे है, इसका इस दिशा में कंपोनेंट ऑब्वियसली 0, तो प्रेशर डिफरेंस 0 आ जाता है। वही एक और पॉइंट है 3, तो P3 माइनस P1 हम लिखते थे H, अगर ये 1 और 3 के बीच का गैप है, इंटू रो इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव इज जी। ठीक बात, ये हम पहले भी करते थे, कुछ नया नहीं कर रहे, पर हाँ, इसको अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी अप्लाई करना सीखेंगे। गॉट इट? तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जो हम यूज कर रहे हैं। जी इफेक्टिव के बारे में अगर मैं बात बोलूं, ये हम पहले भी जी इफेक्टिव को एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट जी इफेक्टिव इज स्यूडो फोर्स का ही एक रूप है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ओके, जी इफेक्टिव ये होता है, ठीक है, जी इफेक्टिव ये होता है। इसके 2-4 केस ले लें। ओके, पहला, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नीचे की ओर है ए, तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी इफेक्टिव होगा जी नीचे की ओर माइनस ए भी नीचे की ओर,
तो ये आ गया g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नीचे की ओर। ठीक है, दूसरा केस मान लेते हैं एक्सेलरेशन a है ऊपर की ओर, तो g इफेक्टिव क्या होगा? g इफेक्टिव का एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे हम, g नीचे की ओर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मगर इस बार एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऊपर की ओर है और उसके आगे एक माइनस लगाएंगे, तो g नीचे की ओर प्लस में a नीचे की ओर, तो g प्लस a नीचे की ओर। ठीक है, तीसरा एक और केस ले लेते हैं। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम हॉरिजॉन्टल है a, तो g इफेक्टिव कैसे? सोच के देखो, g नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम माइनस करना है तो इधर है, तो आपको इधर लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विद अ माइनस साइन। ओके, और g इफेक्टिव ये आ गया, इस दिशा में आएगा g इफेक्टिव की वैल्यू और थीटा वगैरह निकाल सकते हैं। तो g इफेक्टिव की वैल्यू मुझे दिख रही है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टेन थीटा। अगर जी इफेक्टिव की डायरेक्शन आप बोलें तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? अरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना भाई। ठीक है, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ दिस टू लेंथ। गॉट इट? ठीक है, तो ये सारे हम जी इफेक्टिव के केसेस डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे से जी इफेक्टिव का कंसेप्ट बहुत बहुत मतलब हेल्पफुल साबित होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए इन शॉर्ट हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्या क्वेश्चन है समझें इसको, बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। क्या बता रहा है? ये कहता है एक यू ट्यूब है जिसका बेस लेंथ L है, फिल्ड विद सेम वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड टू रो। ऑब्वियसली सेम लेवल तक भरे हुए हैं और डेंसिटी अलग अलग है। एक्सेलरेशन ए है तभी इसका लेवल सेम है, अदरवाइज जो भारी होता, भारी नीचे की ओर आ जाता और हल्का ऊपर की ओर चला जाता। तो ये दिख रहा है कि ये भारी है। दिस शुड बी टू रो एंड दिस शुड बी रो। वापस से ये मैंने कैसे बोला? अगर कुछ नहीं होता तो ये नीचे आता और ये ऊपर चढ़ जाता क्योंकि ये भारी है। इस एक्सेलरेशन की वजह से पूरा फ्लूइड पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, तभी लेवल बराबर हो पाएंगे। अगर उल्टा होता, यहाँ रो यहाँ टू रो होता, तो पक्की बात है कुछ भी इधर एक्सेलरेशन अगर देते तो ये लिक्विड तो वैसे ही ऊपर था और ऊपर चला जाता। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आपको पूछा है हाइट h गिवन बाय, ठीक है, ए जी एच वगैरह में रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों फिर से ध्यान से हम यहाँ करते हैं। यहाँ प्रेशर कितना है? PATM। अब जी इफेक्टिव कितना है इस उसमें? जी इफेक्टिव अगर ध्यान से देखें तो जी नीचे की ओर, ए उधर, तो ए इधर। ठीक है, ये है, ये एरो मिलकर जी इफेक्टिव दे रहे हैं। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूं, कितनी हाइट? h हाइट। तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा? यहां प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ध्यान से देखें, इसको इधर लिख दें। इस जगह का प्रेशर लिख रहे हैं हम, PATM प्लस h, हाइट नीचे जा रहे हैं, डेंसिटी टू रो लिक्विड में, और g का कंपोनेंट इस दिशा में, g इफेक्टिव का कंपोनेंट इस दिशा में है g। तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा PATM प्लस h टू रो g। अब आप इस दिशा में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? ऑब्वियसली अगर ये कुछ है, कितनी लेंथ L है ये, ठीक है, दिस इज लेंथ L, तो L/2 जा रहे हैं। L/2 अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर आप इस दिशा से लिखें, बढ़ेगा या घटेगा? जी इफेक्टिव की दिशा में जाने पर प्रेशर बढ़ता है और जी इफेक्टिव के ऑपोजिट जाने पर, ये ऑपोजिट जाना हुआ क्योंकि जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इधर है, आप जी इफेक्टिव के ऑपोजिट जा रहे हो, तो जी इफेक्टिव के ऑपोजिट जाने पर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ का प्रेशर ध्यान से देखें, PATM प्लस h टू रो जी था ही, h टू रो जी माइनस कितना? माइनस L/2 आप चले, किस लिक्विड में चले? टू रो में चले। किस दिशा में चले? उस दिशा में जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना है? A। तो यहां का प्रेशर ही आ गया।
फिर और चले हम आगे, तो यहां का प्रेशर फिर से लिखें, ऊपर वाले प्रेशर में ही, इस वैल्यू में ही सिर्फ ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो PATM प्लस H2 रो जी माइनस L/2 2 रो ए। अब एक और माइनस, अब L/2 फिर आप चल रहे हो, माइनस L/2 किस लिक्विड में चल रहे हो, इस बार ध्यान रखें, रो में चल रहे हो। जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में ए, तो ये वैल्यू आ गई। अब फिर से आप ऊपर जा रहे हो, H हाइट, तो यहां पर प्रेशर कैसे लिखोगे, इसमें से H रो जी और माइनस कर दोगे, तो फिर से PATM नीचे वाली पूरी वैल्यू प्लस H2 रो जी माइनस L/2 2 रो ए माइनस L/2 रो ए, ऊपर H गए माइनस H रो जी, और ऑब्वियसली आप एटमॉस्फेयर पर ही आ गए, तो ये PATM ही होना चाहिए, और खत्म हो गया क्वेश्चन। आप यहां से चलते चलते वहां पहुंच गए। और भी तरीके हो सकते हैं, आप दोनों साइड से आए, यहाँ का प्रेशर लिखें, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो PATM कैंसिल हुआ, और माइनस प्लस वाली चीजें एक साइड कर लेते हैं। H रो जी इज इक्वल टू L/2 रो ए, और रो कैंसिल फिर से, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए H कम्स आउट टू बी LA/2G। क्या है कुछ, LA/2G, यस, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से चला, प्रेशर, हर जगह का प्रेशर लिखा मैंने, और वापस से मैं एटमॉस्फेयर पर आ गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए दोस्तों। ओके, तो एक और अच्छी सिचुएशन, थोड़ी मुश्किल, ठीक है। तो बहुत ध्यान से भी थोड़ा सा संयम बरतें, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन है समझते हैं। एक D डायमीटर का सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर पानी भरा है, और एक फिक्स्ड वेज है 45 डिग्री पर। ग्रेविटी तो लग ही रही है, इस सिलेंडर को इस 45 डिग्री के इंक्लाइन के अलोंग A एक्सेलरेशन से नीचे ले जाया जा रहा है, ठीक है। 1 और 2 दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 एंड 2। इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी डी ऐसे लिखा जाता है, बीटा। तो आपको ये बताना है, जब एक्सेलरेशन G/√2 होगा तो बीटा के बारे में, जब एक्सेलरेशन G/2 होगा तो बीटा के बारे में, ठीक है। तो फिर से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में कुछ बातें जानने वाली हैं। अगर मैं 1 और 2 के बीच सेपरेशन पूछूं आपसे, 1 और 2 के बीच सेपरेशन, हाँ आप चाहें तो मैं डायग्राम को अलग से दिखा भी सकता हूँ। 45 डिग्री, ब्लैक बन गया तो ठीक है, 45 लग रहा है, अब लग रहा होगा। और एक सिलेंडर, इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस ध्यान से देखें, ये डी है, ऊपर से बंद नहीं है, खुला है दोस्तों, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में, इधर और इधर गैप, 1 और 2 के बीच का गैप, हाँ देख लें, 1 नीचे है 2 नीचे है, हाँ 1 नीचे है 2 नीचे, ओके ऐसे ही है। तो ये जो गैप है ये कैसे निकालें, ये डी है दोस्तों, ये डी है, ये एंगल 45 है। तो सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2, सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2, एनी गेस, ऑब्वियसली D/√2, D/√2 या D√2, हाँ 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 D√2,
हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं दोस्तों तो वो बड़ा ही होगा, ठीक है। सो दिस सेपरेशन इज d√2। ओके, ये है d, ये d√2 होगा, उसका कंपोनेंट लेकर d बनता है, ठीक है। अब g इफेक्टिव दिखाते हैं। g इफेक्टिव है ये g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इधर है a, उसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा नीचे कर लो, इधर कर लेते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये हो गया। और ये कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर। 1 और 2 की दिशा में जो जी इफेक्टिव आएगा वो कैसे आएगा, इसके टुकड़े ले लो, g/√2 और g/√2। ओके, तो अगर मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव, कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव along line joining 1 and 2, along line joining 1 and 2, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 10। हाँ, कोई भी बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी के लिए मैं इस दिशा में ऐसे बोल दूं g/√2 माइनस a इस दिशा में, अगर a बड़ा हुआ तो मैं इसको पलट दूंगा, ठीक है। ओके, सीधी सी बात है, g/√2 माइनस a इस दिशा में, मैंने मान लिया g/√2 बड़ा है। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस P1, ये है जी इफेक्टिव की दिशा, तो P1 ज्यादा होगा P2 से। और देख लेते हैं, हमें P1 माइनस P2 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। P1 माइनस P2 सेपरेशन है d√2, डेंसिटी है रो, और जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इस दिशा में है g/√2 माइनस a। प्रेशर डिफरेंस आ गया। अगर आप यहां से कुछ चीज कॉमन लेना चाह रहे हैं, क्या चीज, रो जी डी, एक्चुअल में हमें ये एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है। रो जी डी कॉमन ले, रो डी और जी यहां से कॉमन ले, तो P1 माइनस P2 कम्स आउट टू बी रो जी डी, √2 बचा और यहां से g कॉमन लिया तो √2, g कॉमन लेने पर ये √2 इधर और माइनस में a/g, ठीक है, माइनस में a/g, गॉट इट। हाँ जी, अब चाहो तो √2 को नीचे भी ले जा सकते हो और √2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2a/g, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, इसको वो बीटा बोल रहा है, तो बीटा की वैल्यू, पहला ऑप्शन कहता है अगर a g/√2 है, a की वैल्यू g/√2 डालें जरा भाई, अगर इफ a इज इक्वल टू g/√2, अगर मैं ये g/√2 डाल दूं तो बीटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है 1 माइनस √2a, और a को g/√2 रखा, g/√2 और यहाँ g, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया भाई बीटा। तो अगर a g/√2 है तो बीटा 0 है, बिल्कुल ऑप्शन ए मैच कर गया। तो ऑप्शन बी नहीं मैच कर सकता। एक और वैल्यू है, a इक्वल टू g/2 भी डालना भाइयों, इफ a इज इक्वल टू g/2, तो बताओ बीटा क्या होगा, बीटा होगा 1 माइनस, a की जगह g/2 डालना है बस, और कुछ नहीं करना, बाई g। ये क्या बन गया, ये बन गया कैंसिल कैंसिल, नीचे आया 1/√2, 1 माइनस 1/√2, इज इट मोर देन 1, ग्रेट लेस देन 1, ऑब्वियसली ये सॉरी पॉजिटिव है, सो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। और कितनी आ रही है, √2 माइनस 1/√2। देखें अब क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, √2 माइनस 1/√2 मैच कर गया, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन भी मैच कर गया और डी ऑप्शन मैच नहीं किया।
तो बिल्कुल सही बात है, ये 2 ऑप्शन करेक्ट इस क्वेश्चन के हैं, मगर हो सकता है वो इस ऑप्शन में भी बदलाव करके सिंगल ऑप्शन करेक्ट बना दे। बहुत ईजी, मल्टीपल का सिंगल बनाना क्या इसमें बात है, ठीक है। ओके, बट हाँ, नीट में भारी क्वेश्चंस पूछे तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले पड़ाव की ओर, बाइंड फोर्स पर अब हम बातें करने वाले हैं। क्या होती है बाइंड फोर्स? तो दोस्तों, बाइंड फोर्स का कंसेप्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सीधे उतरते हैं क्वेश्चंस पर। क्या क्वेश्चन है? और अगर कोई मुझसे पूछे कि लेजेंडरी प्रॉब्लम ऑफ बाइंड फोर्स, तो मैं ये लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, बाइंड फोर्स के सारे एस्पेक्ट खोल खोल के, पलट पलट के, तराश तराश के आपके सामने रख रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए। एक रॉड है 6 मीटर की और हैज़ अ मास ऑफ 12 kg। इट इज़ हिंज्ड एट एंड ए, यहाँ पर हिंज कर दिया है आपने, और डिस्टेंस इज 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ये 3 मीटर है, 6 मीटर की रॉड है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 0.5। what weight must be attached to the other end be so that 5 meter of the rod is immersed in water। ठीक है, 5 मीटर डूब जाए तो डूबा पोर्शन जो है ना वो 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये पूरी लंबाई 6 मीटर है। डायग्राम मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक पेज ले लेता हूं, पहले बना देता हूं पानी। 3 मीटर पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब बना देते हैं रॉड, ठीक है। रॉड थोड़ी सी मोटी ले लेते हैं, पीली कलर की रॉड, ठीक है। 6 मीटर में से 5 मीटर डुबा देनी है, ओके। हाँ, मान लें अभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं है, मगर ठीक है, चलेगा, ओके। तो दोस्तों, ये वाइट वाइट पानी, यहां से हिंज और हिंज, अब ध्यान से, ये वाइट वाइट पानी, तो एक वेट यहां से आपने टांगा है m1g, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ये 6 मीटर की रॉड है, तो यहां से 3 मीटर पर, यहां से 3 मीटर पर इस रॉड के मिड पॉइंट पर, लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, मास ऑफ रॉड इनटू जी एक्ट कर रहा होगा, मास ऑफ रॉड इनटू जी। पर डूबे पोर्शन के मिड पॉइंट पर, डूबे पोर्शन के मिड पॉइंट पर, फिर से कोई मुझसे ये वैल्यू चाहे तो मैं वैल्यू बताता जाता हूं। ये लंबाई है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, ओके। डूबे पोर्शन के मिड पॉइंट पर यहां लग रहा है मुझे एक फोर्स लग रही है, बाइंड फोर्स, एफ बाइंड। ये लंबाई है ऑब्वियसली 2.5 मीटर, ठीक है। और हिंज फोर्सेस भी हैं, एफ बाय हिंज, ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती हैं, पर ऊपर नीचे दाएं बाएं में सिर्फ ऊपर नीचे ही हो सकती है, क्योंकि आप 3 फोर्सेस दिखा चुके हो और वो तीनों वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हिंज फोर्स या तो ऊपर या नीचे मानी जा सकती है। वैसे ऑब्वियसली नीचे की ओर हिंज फोर्स होनी चाहिए, पर मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो हिंज फोर्स को मैंने नीचे दिखा दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं। पूरी रॉड 6 मीटर की थी, तो अगर कोई ये लंबाई जानना चाहे यहां से लेकर यहां तक, तो ये 6 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई पूरी 6 मीटर है, ओके। तो बाइंड फोर्स की दूरी यहां से 2.5 मीटर, एम रॉड जी की 3 मीटर और m1g की, और रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते ही काम खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बोल रही है कितने एंगल पे रखना है, अच्छा, एंगल वगैरह आप उससे निकालेंगे ज्योमेट्री से। ये 5 है, दिस इज 5, 5 डूबा है, एंड दिस इज 3 मीटर डेप्थ है, तो थीटा आ चुका है,
दोस्तों थीटा आ चुका है, क्या टेन थीटा नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री पर आपको बैलेंस करना है। तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बना रही है, रॉड वर्टिकल के साथ 53 बना रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समेशन एफ 0 कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली, हिंज फोर्स नीचे की ओर, मास ऑफ रॉड जी नीचे की ओर, प्लस m1g नीचे की ओर इज इक्वल टू बाइंड फोर्स ऊपर की ओर। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, टॉर्क अबाउट हिंज, टॉर्क अबाउट हिंज 0 कर दो। हिंज के अलावा भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां टॉर्क 0 की जा सके। हाँ, इक्विलिब्रियम है तो हर जगह टॉर्क 0 है, ये रोटेशन के चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था। पर बेटर ये है हिंज फोर्स ना पूछी ना चाहिए, तो क्यों ना इसी के अबाउट टॉर्क 0 करके आसान कर दें। तो सबकी टॉर्क लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। एफ बायंट की टॉर्क हिंज के अबाउट ऐसी है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बैलेंस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। तो एम आर जी इंटू दूरी कितनी है, दूरी है 2.5 मीटर, मास ऑफ रॉड, सॉरी 2.5 नहीं 3 मीटर पे लग रहा है, गलती हो गई भाई, सेंटर ऑफ रॉड है ये, इनटू कुछ एंगल आएगा। ठीक है, तीनों वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो जो भी एंगल आएगा ना तीनों में सेम आएगा। ठीक है, तीनों वर्टिकल फोर्सेस हैं। हाँ, अगर आप पूछें तो कौन सा एंगल आएगा, ये 53 है यहाँ वाला एंगल, तो साइन 53। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन 53। प्लीज दोस्तों टॉर्क आपको लेना आना चाहिए, अदरवाइज आपको लगेगा क्या बोले जा रहा है। इंटू 6 इंटू साइन 53, और बायंट फोर्स की टॉर्क ऑपोजिट टाइप की, तो एफ बायंट इंटू 2.5 इंटू साइन 53। साइन 53 का कोई रोल नहीं क्योंकि 0 से इक्वेट करना है, तो साइन 53 इज यूजलेस एवरीवेयर। तो यहां से मिला एफ बायंट इंटू 2.5 इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड इंटू 3 प्लस मास जो आपने ऐड किया इंटू 6g। ओके ओके, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ मिल रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। क्वेश्चन में मांगा गया है व्हाट वेट मस्ट बी अटैच्ड। ठीक है, ओके, तो वेट की वैल्यू m1 की वैल्यू मांगी है, तो निकालते हैं। पहले एफ बायंट देखें, एफ बायंट इज वॉल्यूम ऑफ रॉड, वॉल्यूम ऑफ रॉड को लिख सकते हो 5, लंबाई अंदर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में जानकारी दी है। अगर पानी की डेंसिटी 1 माने तो रॉड की डेंसिटी हाफ माननी होगी, तो 5a रो जी। मास ऑफ रॉड, लंबाई है 6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, डेंसिटी है रो बाय 2g। ठीक है, गॉट इट। और कुछ है? हाँ, इसकी वैल्यू 12 है। ओके, दिस वैल्यू इज 12, विच वैल्यू इज 12, 6a रो बाय 2 इज 12। ठीक है, इसको 12g भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि रॉड का मास 12 kg है। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन कैलकुलेशंस के साथ। तो यहाँ हमें मिल रहा है 6 मीटर में 12 kg, और बस वैल्यूज डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। व्हाट विल बी लेफ्ट विद, चलो 5 m1 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, m1 इज, इस वाली इक्वेशन का यूज करते हुए एफ बायंट इंटू 2.5 माइनस 3 इंटू मास ऑफ रॉड
बाय 6। इसको सॉल्व करते हैं। एफ बाइंड की वैल्यू 5 ए रो जी माइनस जी भी नीचे 3 इंटू दिस, हाउ मच इज दिस, मास ऑफ रॉड इंटू जी। इसको कैसे लिखें, 3 ए रो जी, 3 इंटू 3 ए रो जी, ओके 5 इंटू ए रो जी। ठीक है, यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई करना रह गया। कैलकुलेशंस बहुत बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। 6 इंटू जी, तो ए रो जी तो कॉमन ले लो, यहाँ बचा 2.5 इंटू 5 12.5 और यहाँ 9। ए रो जी जी कैंसिल, 3.5 ए रो, ठीक है 3.5 ए रो बाय 6। अब ए रो की वैल्यू कहां से आएगी, ए रो की वैल्यू यहां से आ रही है भाई। 3 ए रो इज 12, 3 ए रो इज 12, सो ए रो इज 4, ए रो इज 4, तो 3.5 इंटू 4 बाय 6 कैलकुलेशन किया तो ये 7/3 आ रहा है। तो 7/3 है कुछ, हाँ जी बी ऑप्शन मैच कर रहा है। 7/3 kgf इज दी फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मगर बहुत डिटेल में हम गए, हम हर बात को हमने बताया कि बाइंड फोर्स कहाँ लगती है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सबमर्ज पार्ट, हमने इस बारे में बात की कि टॉर्क कैसे बैलेंस करते हैं, mg कहाँ लगता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही काम की बातें ये बता रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन और उसके हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। तो दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाएं, उसमें बस एक चीज और मांग ली है, जिसकी हमने इक्वेशन लिख दी थी, बस हमने उसको सॉल्व नहीं किया। तो क्या मांग लिया उन्होंने बोला है ये बता दो भाइयों व्हाट इज द हिंज फोर्स अंडर दैट सिचुएशन। इसी सिचुएशन में हिंज फोर्स की वैल्यू, तो अब आपको m1 भी पता लग गया है, आपको बाइंड फोर्स भी पता लग गई है, आपको सब पता है। तो बस ऊपर वाली इक्वेशन में आप अगर वैल्यूज पुट कर पाए तो यहां से हिंज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिससे हम सॉल्व कर पाए एफ हिंज दिस इक्वल टू एफ पॉइंट। ठीक है, तो एफ हिंज प्लस मास ऑफ रॉड इंटू जी, आपने एक मास जो टांगा इंटू जी इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। सो एफ हिंज इज बाइंड फोर्स कितनी आ रही थी, 2.5 दूरी पर लग रही थी बाइंड फोर्स 5 ए रो जी, सॉरी 5 ए रो जी माइनस मास ऑफ रॉड इज 6 लेंथ, एरिया ए, डेंसिटी रो बाय 2g, और m1g की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों 7/3g। ठीक है, ए रो की वैल्यू इस वाले डेटा से वापस अगर जाएं तो ए रो की वैल्यू यहां से ए रो की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, 3 ए रो इज 12, सो ए रो इज 4, और जैसे ही 4 डालेंगे ए रो की वैल्यू को तो 420g माइनस 4 यहाँ किया तो ये 12g माइनस 7/3g, 20 माइनस 12 8 माइनस 7/3g कम्स आउट टू बी 8 या 24 17/3g, तो 17/3g 17/3 kgf इज द हिंज फोर्स। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बाइंड फोर्स के सारे एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखता हुआ। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ज़रूर किया जाना चाहिए 2 से 3 बार, तब आपको इस क्वेश्चन की ग्रेविटी और इम्पॉर्टेंस पता लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और शानदार सिचुएशन के आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारे पिटारे में और क्या मिला? ओहो, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सिचुएशन। क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखें। एक सॉलिड कोन है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है और उसकी हाइट 2r। ठीक है, दिस इज 2r, डी से लेकर ए तक। ठीक है, और बेस की रेडियस r है। कोनिकल पोर्शन स्कूप्ड आउट, स्कूप्ड आउट मतलब निकाल लिया। यहां से एक और कोनिकल पोर्शन आपने खचक निकाल लिया, तो अंदर भी पानी भर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बेस एरिया सेम है और जो निकाले गए पोर्शन की हाइट है वो r है। आपको बताना है दिस पानी अंदर भर गया है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस BCD ड्यू टू द फ्लूइड। BCD की वजह से फ्लूइड पर लगने वाली फोर्सेस, BCD मतलब इन फोर्सेस की बात की जा रही है जो फ्लूइड यहां लगा रहा होगा। ठीक है, इन फोर्सेस की बात की जा रही है। अंदर वाली सतह पर जो पानी जो भर गया है वो जो फोर्स लगा रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ओके। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पानी नहीं है, ये तो सॉलिड पार्ट है, यहाँ उन्होंने दिखा दिया, ये आगे दिखाया है बस। ठीक है, तो अब ये बाइंड फोर्स का क्वेश्चन है भी या नहीं ये कैसे समझें, इसको हम एक नए पेज पर बनाते हैं। ठीक है, तब इसको हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, डायग्राम बड़ा चाहिए होता है दोस्तों, जितना आप अच्छे से समझना चाहते हैं डायग्राम उतना बड़ा कर लें, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, अब ठीक है, तो काम की बात है, हमें अंदर वाली सरफेस पर फोर्स बतानी है। ठीक है, हमें अंदर वाली सरफेस पर फोर्स बतानी है। तो आप ध्यान से सोचें, पानी को क्या लेना देना, पानी को क्या लेने देना, पानी यहां तक भरा था और ये वाली फोर्सेस बतानी है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं ये आउटर जो भी गोला है, ये जो भी आउटर कोन है, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं और बोलूं इसको गायब ही कर दो, इसको गायब ही कर दो, और बस आप इसको भी पानी का मान लो, इसको भी पानी का भरा हुआ एक कोन मान लो। पानी का भरा हुआ कोन पानी में ही इक्विलिब्रियम में है। वापस से मैं वही बाइंड फोर्स वाली बात कर रहा हूं जो लेक्चर के शुरू में की थी। पानी से भरा कोन ये वाला पानी में ही बैठा है तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी नीचे की ओर, वेट ऑफ वाटर इनटू जी, मास ऑफ वाटर इनटू जी। और सराउंडिंग पानी फोर्सेस लगा रहा होगा बॉटम से ऐसे, इसको एफ बॉटम बोल दें। और सराउंडिंग वाटर ऐसे भी फोर्सेस लगा रहा होगा, ऐसे। तो क्वेश्चन में अगर मैं येलो एरोज का रिजल्टेंट निकाल लूं तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है उस क्वेश्चन का, कि जब पूरा कोन था, पानी अंदर भर गया था, तो ये उल्टे जो फोर्सेस लग रहे थे। बेसिकली आपको येलो एरोज का रिजल्टेंट चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वाले तरीके से येलो एरोज का रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, बिकॉज नाउ दिस वाटर कोन इज इन इक्विलिब्रियम। तो बस हम यही बात करने वाले हैं, वाटर कोन इक्विलिब्रियम, वाटर कोन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पानी का वेट मास ऑफ वाटर इनटू जी, और इसको एफ साइड वॉल्स बोल दें। एफ साइड वॉल्स का वर्टिकल कंपोनेंट ही रिजल्टेंट दे रहा है और हॉरिजॉन्टल एफ साइड वॉल्स का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स मतलब एफ बॉटम, सॉरी, एफ फ्रॉम बॉटम
ओके, तो एफ फ्रॉम बॉटम इज PATM प्लस हाइट कितनी थी 2R, नीचे डेंसिटी रो H रो G इंटू एरिया इज पाई R स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है, तो प्रेशर निकाल लिया बॉटम पर और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। mg कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इस कोन की हाइट क्या है जिसका वेट ले रहे हो आप? ऑब्वियसली R, इस कोन की हाइट है R, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H भी R है जी। F साइड वॉल्स का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो इसको उधर ले गए हम और हमें आंसर मिल गया F साइड वॉल्स का वर्टिकल कंपोनेंट इज PATM इंटू पाई R स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई R क्यूब रो जी माइनस 1/3 पाई R क्यूब रो जी PATM इंटू पाई R स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/3 इज 5/3 पाई R क्यूब रो जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं से कहीं मैच कर रहा होगा। आप क्या करें, मैच कराने के लिए कुछ कॉमन ले लो, ये सब कॉमन ले लो, पाई R क्यूब रो जी बाई 3। ठीक है, और PATM लें या नहीं लें? दिस P0, हाँ PATM को P0 बोल दिया उसने, तो क्या कॉमन ले लो? पाई R क्यूब रो जी बाई 3, सब में यही है, पाई R क्यूब रो जी बाई 3, तो पाई R क्यूब रो जी बाई 3 कॉमन लेते ही ये वाला फैक्टर बचा 5, और यहाँ PATM पाई गया 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा, और R क्यूब लिया तो R डिवाइड में आएगा, और रो जी भी डिवाइड में आएगा, और ऐसा कुछ आ जाना चाहिए जो कि कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। 3p बाई R रो जी, 3p बाई R रो जी 5, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो लेक्चर था इसमें हमने फ्लूइड स्टैटिक के सारे कंसेप्ट्स को डील किया, हमने थ्योरी कंसाइज समझी, हमने बहुत बहुत शानदार, बहुत डीप मीनिंग रखने वाले न्यूमेरिकल्स देखे। प्लीज़ इस लेक्चर को आप यूटिलाइज करें, मगर ये लेक्चर आपके फ़ायदे का तब है जब आपकी फ्लूइड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये इनिशियल लेवल का लेक्चर नहीं है, ये पेन किलर सीरीज़ है, तो हम आपको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी लिफ्टेड स्टेट में होंगे तो हम आपको अपलिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़कर इस लेक्चर का यूज़ करें, और इस लेक्चर में दिए गए क्वेश्चंस और कंसेप्ट को बहुत बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, आपको बिल्कुल मुश्किल लगेंगे ये क्वेश्चंस हैं भी। ठीक है, मगर हाँ, हमने इन कुछ क्वेश्चंस की मदद से सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लूइड लेक्चर 2 होगा, और इससे भी मज़ेदार सरफेस टेंशन वगैरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। चलिए, ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।